हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं प्रवीण सिंह स्वागत करता हूं आपका जीडीसी नर्सिंग क्लासेस में। और इस टाइम हम लोग बेटा प्रिपरेशन कर रहे हैं सीनेट एंट्रेंस एग्जाम की, जिसमें हम लोग फिजिक्स के पोर्शन को कंप्लीट कर रहे हैं। और इसमें हम लोगों ने जो फर्स्ट पार्ट ऑफ फिजिक्स होता है, जिसमें हम लोगों ने यूनिट्स एंड मेजरमेंट, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, मोशन इन अ प्लेन, वर्क एनर्जी एंड पावर, लॉज ऑफ मोशन और सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड ग्रेविटेशन, इन सारे चैप्टर्स को कंप्लीट कर लिया है, जिसपे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते थे उन सारे क्वेश्चंस को हम लोगों ने डिस्कस किया है। तो आज उसी सीरीज में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को ले रहे हैं, जिसमें हमारे पास है प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि इस पे कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो सकते हैं और इनसे कौन से क्वेश्चंस इजिली बन सकते हैं। तो हर कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन यहां पे हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसको आप अच्छे से समझिएगा। तो पहले जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उनको हम लोग समझ लेते हैं कि बल्क मैटर्स में क्या क्या बेसिक कॉन्सेप्ट हो सकते हैं। तो देखो बेटा, जैसे हम लोग जनरल फोर्स की बात करते हैं, फोर्स क्या होता है, अगर हमने किसी पे बल आरोपित किया तो क्या होगा, बॉडी क्या करेगी, अपनी वेलोसिटी को चेंज करेगी, यानी बॉडी क्या करेगी, एक्सीलरेट करेगी। एम मास की बॉडी क्या करेगी, एक्सीलरेट करना स्टार्ट कर देगी। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोर्स बोलते हैं। लेकिन अगर हम फोर्स को लगाएं और जिससे किसी बॉडी का क्या हो जाए, शेप और साइज चेंज हो जाए, क्या चेंज हो जाए, शेप या फिर साइज चेंज हो जाए, मतलब उसके आकार में या आकृति में क्या हो जाए, चेंजेस हो जाए, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, उसको क्या बोलेंगे, डीफॉर्मिंग फोर्स बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, डीफॉर्मिंग फोर्स बोलेंगे। तो डीफॉर्मिंग फोर्स यानी विरूपण बल, इसको क्या बोलते हैं, विरूपण बल। तो विरूपण बल क्या होता है, जो किसी बॉडी का शेप और साइज क्या कर देता है, क्या कर देता है, शेप को चेंज कर देगा या फिर इसकी क्या कर देगा, साइज को चेंज का मतलब उसका विरूपण कर देगा, उसकी जैसी आकृति थी वो पहले जैसी नहीं रही। तो उस फोर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, विरूपण बल बोलेंगे। तो विरूपण बल में क्या होता है, हम लोग ऐसी बॉडीज को लेते हैं जिनका हम विरूपण कर सकें। जैसे हमने क्या लिया, अब इसमें हम लोग दो तरह की बॉडी को स्टडी करते हैं, एक इलास्टिक और एक आपका प्लास्टिक बॉडीज। तो इलास्टिक बॉडी क्या होती है, इलास्टिक जैसे सबसे ही लग रहा होगा, इलास्टिक बॉडीज। तो इलास्टिक बॉडीज बेटा क्या होती हैं, जिनपे मैंने डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया। कौन सा फोर्स लगाया, डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया। तो डिफॉर्मिंग फोर्स लगाने से क्या होगा, इनका शेप या साइज क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। क्या चेंज हो जाएगा, शेप या फिर क्या हो जाएगा, साइज इनका चेंज हो जाएगा। तो शेप और साइज जब चेंज हो जाएगा, जैसे ही मैंने डिफॉर्मिंग फोर्स को हटा दिया, क्या किया, डिफॉर्मिंग फोर्स को हटा दिया, पहले बल आरोपित किया, विरूपण बल लगाया इस पे, जिससे इसका शेप और साइज क्या हो गया, चेंज हो गया। लेकिन जैसे ही मैंने विरूपण बल को हटाया तो फिर से अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाती। जैसे आप इलास्टिक को लीजिए, आप खींचेंगे, एक सेकेंड के बाद आपने छोड़ दिया उसको, तो क्या होगा, फिर से अपनी शेप में चला जाएगा। तो ऐसे मटेरियल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इलास्टिक बॉडीज या फिर इलास्टिक मटेरियल्स बोलते हैं, जो डिफॉर्मिंग फोर्स, विरूपण बल आरोपित करने के बाद अपनी शेप को क्या कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं। लेकिन जैसे ही विरूपण बल हटता है फिर से वो अपनी पोजीशन में आ जाते हैं। तो इस तरह के बॉडीज को, इस तरह के मटेरियल्स को क्या बोलते हैं, इलास्टिक मटेरियल्स बोलते हैं। और जो शेप में नहीं आते हैं, जो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में नहीं आते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लास्टिक मटेरियल बोलते हैं। ठीक है, तो प्लास्टिक मटेरियल में जैसे हम लोग क्या ले सकते हैं, वैक्स ले सकते हैं, इस तरह के एग्जांपल कई सारे ले सकते हैं प्लास्टिक मटेरियल में। इसके बाद बेटा हुक्स नाम के एक साइंटिस्ट आए, उन्होंने एक रिलेशन दिया दो क्वांटिटीज के बीच में। पहले हम उसको देख लेते हैं, स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या होता है बेटा, स्ट्रेस होता है हमारे पास फोर्स अपॉन एरिया। क्या होता है बेटा, फोर्स अपॉन एरिया। और जो स्ट्रेस का जो हमारे पास डायमेंशन अगर जो हम निकालें तो इसका क्या हो जाएगा, फोर्स का न्यूटन, और ये एरिया का क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। यानी इसका एसआई यूनिट जो है, एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अच्छा एक बात मुझे बताओ कि स्ट्रेस जो है किस फॉर्मूले को मैच कर रही है, स्ट्रेस जो है हमारा, इससे मतलब फोर्स पर यूनिट एरिया, जिसपे अगर हम किसी बॉडी पे फोर्स लगाएं तो उसके यूनिट एरिया में क्या आ जाएंगे, चेंजेस आ जाएंगे। तो क्या होगा, फोर्स पर यूनिट एरिया ये किसके इक्वल होगा, ये बेटा होता है प्रेशर के इक्वल। प्रेशर भी हमारा क्या होता है,
प्रेशर मतलब दाव, दाव क्या होता है, फोर्स अपॉन, ये भी क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। इसका भी यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। लेकिन दोनों में एक अंतर है बेटा, ये क्या है, ये एक टेंसर क्वांटिटी है, ये क्या है, एक टेंसर क्वांटिटी है। हम लोगों ने पढ़ा था ना सदिश और अदिश राशियां, वेक्टर और स्केलर क्वांटिटीज और टेंसर, जिनको हम लोग एडवांस फिजिक्स में पढ़ते हैं। तो टेंसर क्वांटिटी है ये, स्ट्रेस हमारी कैसी है, एक टेंसर क्वांटिटी है, जबकि प्रेशर क्या है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। ये कैसी क्वांटिटी है, एक स्केलर क्वांटिटी है। तो इसमें यही अंतर है मेन, टेंसर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी का। इसके बाद एक क्वांटिटी और आती है हमारे पास, जिसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या होता है बेटा, स्ट्रेन क्या होता है, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं विकृति। इसको क्या बोलते हैं, विकृति बोलते हैं स्ट्रेन। स्ट्रेन का मतलब क्या होता है, जैसे ही हमारे पास एक रॉड है जिसकी लेंथ कितनी है, एल है। कितनी लेंथ है बेटा इस रॉड की, एल लेंथ है। मैंने इस पे फोर्स लगाया, कितना फोर्स लगाया, एफ फोर्स लगाया। अब इस रॉड पे एफ फोर्स लगने से इसकी लेंथ में कितना चेंजेस आ गया, पहले तो एल थी, अब इसमें डेल्टा एल, यानी पहले 1 मीटर की थी, बाद में कितनी हो गई, पहले 1 मीटर की थी, और इसमें 0.05 मीटर क्या हो गया, और ये बढ़ गई एफ फोर्स लगाने से। तो इसमें क्या आ गया, चेंजेस आ गया, इसकी लेंथ में क्या आ गया, चेंज आ गया, कितना 0.05 का आ गया। तो स्ट्रेन जो होता है हमारा क्या होता है, चेंज इन ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। जो पहले इसका कॉन्फ़िगरेशन था, जो इसकी पहले आकृति थी, उसमें अपॉन ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। तो पहले वाली जो आकृति थी उससे बाद वाली आकृति में कितना चेंज आ गया। तो अगर मैं इसको निकालूं स्ट्रेन को लेंथ में, तो ये कितना हो जाएगा, कितना चेंज आया, डेल्टा एल का, और पहले कितना था, एल। अब यहां से एक चीज और देखो बेटा, अगर इसका क्या निकालें, यूनिट निकालें, तो इसका यूनिट कितना हो जाएगा, इसका भी मीटर और इसका भी क्या हो जाएगा, मीटर। तो मीटर क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यूनिट, जब इसके पास कोई यूनिट तो ले सकते हैं एक बार मीटर को, लेकिन अगर डायमेंशन की बात करेंगे, इसकी डायमेंशन की बात अगर हम करेंगे, तो डायमेंशन इसका क्या होता है, नो डायमेंशन। इसके पास कोई भी डायमेंशन नहीं होगा, क्योंकि इसका डायमेंशन कितना होगा, मीटर का एल, और इसका भी क्या हो जाएगा, एल। एल से एल क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो स्ट्रेन के पास कोई भी डायमेंशन नहीं होता, ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। एक बार यूनिट को तो हम लोग रख भी सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो आता है बेटा, वो एक हुक्स नाम के साइंटिस्ट हुए, उन्होंने एक रिलेशन दिया जिसको हम लोग बोलते हैं हुक्स लॉ, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हुक्स लॉ। और इन्होंने बोला कि जो स्ट्रेस होता है, यानी फोर्स अपॉन एरिया, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, स्ट्रेन के। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, स्ट्रेन के। तो स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, और ये स्ट्रेस को अगर हम इक्वल में लिखेंगे तो एक कांस्टेंट लेना पड़ेगा, दैट इज इक्वल टू स्ट्रेन, और यहां पर इसको मल्टीप्लाई में है, ये डिवीजन में आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू के। इसको हम लोग बोलते हैं मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। तो ये मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी जो है, ये 3 टाइप्स का हो सकता है। ये जो कांस्टेंट है, आप देखो स्ट्रेन क्या हो सकता है, केवल लेंथ में तो चेंजेस हो नहीं सकते, क्या पता वॉल्यूम में चेंजेस हो रहा है, हो सकता है ना, क्या पता वॉल्यूम में चेंजेस हो रहे हो, क्या पता एरिया में चेंजेस हो रहे हैं, क्या पता लेंथ में चेंजेस हो रहे हैं। तो इनके बेसिस पे कि लेंथ में चेंज हो रहा है, एरिया में चेंज हो रहा है, या फिर वॉल्यूम में चेंज हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, स्ट्रेन को चेंज कर सकते हैं। तो हमारा जो मॉडुलस है वो भी क्या होता रहेगा, चेंज होता रहेगा, ये कांस्टेंट भी क्या होता रहेगा, उसी के अकॉर्डिंग चेंज होता रहेगा। तो ये 3 साइंटिस्ट आए, उन्होंने इस पे और रिसर्च किया। पहला तो आया यंग नाम के साइंटिस्ट आते हैं, यंग, उन्होंने अपने मॉडुलस का जो नाम दिया, इसको नाम दिया यंग मॉडुलस। तो यंग मॉडुलस क्या है, टेंजेंशियल स्ट्रेन, ये हमारे पास कितना है, इसको ले लो, टेंजेंशियल स्ट्रेन,
सॉरी टेंजेंशियल स्ट्रेस अपॉन कितना हो जाएगा, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। तो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन मतलब अगर लेंथ में क्या हो गया, अगर पहले लेंथ कितनी थी L और बाद में कितनी होगी लेंथ डेल्टा L, तो हम लोग कैसे इसमें निकालेंगे, F फोर्स लगाने से इस रॉड की लेंथ पहले कितनी थी L, बाद में कितनी होगी डेल्टा L। तो यंग मॉडुलस का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, स्ट्रेस कितना होता है, फोर्स अपॉन एरिया, और लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन मतलब लेंथ में चेंजेस हो रहा है तो कितना हो जाएगा, चेंज इन ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन, ओरिजिनल लेंथ में कितना चेंज हुआ डेल्टा L, अपॉन में कितना हो जाएगा ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन कितना है, ओरिजिनल लेंथ कितनी है L। अब ये L क्या है, L मल्टीप्लाई डिवीजन में है तो इधर आएगी तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो इसका फॉर्मूला कितना हो जाएगा FL अपॉन A इंटू डेल्टा L, कितना हो जाएगा F अपॉन A L अपॉन डेल्टा L। अब अगर जो इसकी यूनिट की बात की जाए, इसकी यूनिट बेटा क्या हो जाएगी, देखो इसका मीटर से मीटर क्या हो जाएगा, यहां से देखो F का क्या हो जाएगा न्यूटन, लेंथ का कितना हो जाएगा मीटर, एरिया का क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर, एरिया का क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर, और लेंथ का कितना हो जाएगा मीटर। टू मीटर से मीटर क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यंग मॉडुलस का जो यूनिट होगा वो कितना हो जाएगा बेटा न्यूटन मीटर स्क्वायर। अगर इसकी डायमेंशन की बात की जाए तो क्या हो जाएगी, डायमेंशन क्या हो जाएगी जल्दी से बताएंगे, मेरे साथ निकालेंगे, डायमेंशन क्या हो जाएगी, डायमेंशन फोर्स का डायमेंशन कितना होता है, फोर्स का डायमेंशन कितना हो जाएगा ML की पावर -2, और मीटर का कितना हो जाएगा, मीटर का तो स्क्वायर है यानी L का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। अब ये स्क्वायर ऊपर जाएगा तो ML की पावर -2 और L स्क्वायर ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा। तो इसका जो डायमेंशन निकल के आएगा कितना आ जाएगा ML प्लस माइनस मल्टीप्लाई में पावर्स ऐड हो जाती है, इसकी पावर कितना है 1 है और इसकी पावर कितना है -2, तो कितना आ जाएगा -1 और T की पावर -2। तो ये हो जाएगा हमारे पास डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ यंग मॉडुलस। यंग मॉडुलस का डायमेंशनल फॉर्मूला कितना हो जाएगा ML की पावर -1 T की पावर -2 हो जाएगा। क्या इतनी बात समझ पा रहे हो, बहुत इजी सारी चीजें हैं, उसमें कोई बहुत एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट लगना नहीं है, बस आप अच्छे से देखते जाइए और पेन पेंसिल को अपने साथ लेके बैठेंगे, नोटबुक पेन अपना साथ में लेके बैठिए, साथ में निकालिए, क्लियर है ना, तभी समझ में आएगा। फिजिक्स ऐसे नहीं देखते रहे, तो जब उसको आप लिखेंगे पढ़ेंगे साथ में तभी बेटा अच्छे से समझ में आएगी। नेक्स्ट इसी सीरीज में आता है आपका बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस क्या हो जाएगा, बल्क मॉडुलस हो जाएगा स्ट्रेस वही टेंजेंशियल अपॉन वॉल्यूमेट्रिक, जो वॉल्यूम में चेंजेस आएंगे, स्ट्रेन के किस में चेंजेस आ जाएंगे, वॉल्यूम में जो चेंजेस आ जाएंगे, तो ये फिर से क्या कितना हो जाएगा, स्ट्रेस कितना होता है फोर्स अपॉन एरिया, और वॉल्यूम मतलब डेल्टा वी। वॉल्यूम पहले कितना था, वॉल्यूम मान लो कितना था, वॉल्यूम वी था। वॉल्यूम किसका होगा, जिसमें हाइट लेंथ, जिसमें क्या होगा लेंथ भी होगा, ब्रेथ भी होगा और हाइट भी होगा, LBH। तो पहले इसका वॉल्यूम कितना था V था, कोई फोर्स लगाया जिससे इसके वॉल्यूम में कितना चेंज आ गया, डेल्टा V का चेंज आ गया, तो क्या हो जाएगा चेंज इन वॉल्यूम। चेंज इन वॉल्यूम कितना है डेल्टा V, ओरिजिनल वॉल्यूम कितना है V, ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा FV अपॉन कितना हो जाएगा A इंटू डेल्टा V। तो फोर्स अपॉन एरिया, इसको हम लोग प्रेशर भी लिख सकते हैं, प्रेशर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा V अपॉन डेल्टा V। अब देखो जब भी वॉल्यूम माइनस, जब भी हम लोग वॉल्यूम इसका कंप्रेस करेंगे, किसी बॉडी को क्या करेंगे कंप्रेस करेंगे, तभी तो उसका वॉल्यूम चेंज होगा, या हम उसको क्या करेंगे एक्सटेंड करेंगे, एक्सपेंड करेंगे। तो जब भी हम इस पे फोर्स लगाएंगे तो इसकी आकृति में क्या हो रहा है चेंज हो रहा है, जिसका ये हमेशा क्या करेगी अपोज करेगी। तो ये जो आएगा बल्क मॉडुलस हमारे पास वो क्या आएगा माइनस साइन के साथ आएगा। कैसे आएगा माइनस साइन के साथ आएगा। अब एक लास्ट हमारे पास आ जाता है, इसका डायमेंशन निकाल के मुझे बताएंगे कि इसका डायमेंशन कितना होगा, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ बल्क मॉडुलस। नेक्स्ट हमारे पास आता है टेंजेंशियल या फिर शियर मॉडुलस, इसको हम लोग क्या बोलते हैं शियर मॉडुलस। तो शियर मॉडुलस हमारे पास क्या होता है, इसमें हो जाएगा टेंजेंशियल स्ट्रेन या फिर इसको बोलते हैं शियर स्ट्रेस, इसको क्या बोलेंगे शियर स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन या फिर बोलेंगे शियर स्ट्रेन। तो ये जो होता है मतलब एंगल में कितना चेंज आ गया वो हमारा क्या हो जाएगा शियर मॉडुलस हो जाएगा। बॉडी पहले क्या था,
पहले मान लो इतना इस शेप की थी, ठीक है ना, और बाद में कितना एंगल पे क्या हो गई, चेंज होगी, कितने एंगल पे चेंज होगी। मतलब इस बार स्ट्रेन किसमें हो रहा है, ना तो लेंथ में हो रहा है ना ही वॉल्यूम में हो रहा है, किसमें चेंज हो रहा है, एंगल में चेंज हो रहा है। तो ये एफ फोर्स अपॉन एरिया इंटू कितना हो जाएगा, चेंज इन एंगल हो जाएगा। क्लियर। इसके बाद तो बेटा अब हम लोग आगे क्वेश्चंस में जो भी कॉन्सेप्ट आते जाएंगे उनको हम लोग डिस्कस करते जाएंगे। ये बेसिक कॉन्सेप्ट थे जो इलास्टिसिटी में मेनली पूछे जाते हैं। तो इसके बाद एक आता है और आपका पॉइजन्स रेशियो, और देख लिए पॉइजन्स रेशियो। पॉइजन्स रेशियो क्या है कि जैसे ये कोई लेंथ है, ये क्या है, रॉड है, जिसका मान लो ये क्या है, लेंथ कितना है, एल है, और इस पे एक डीफॉर्मिंग फोर्स लगाया गया जिससे इसकी लेंथ में कितना चेंज आ गया, कितना चेंज आ गया लेंथ में, डेल्टा एल का चेंज आ गया। तो इसमें जैसे हम लेंथ को बढ़ाएंगे, लेंथ इंक्रीज करने पर, लेंथ क्या करेंगे, इंक्रीज करने पर इसका रेडियस क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। लेंथ को क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, जिससे इसका रेडियस डायामीटर क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। नीचे की तरफ सिंबल क्या होगा, मतलब डिक्रीज कर रहा है, ऊपर का सिंबल क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर रहा है। तो लेंथ तो इसका इंक्रीज कर रहा है, लेकिन जो जब भी हम इसको खींचेंगे तो इसका एरिया क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, रेडियस डिक्रीज कर जाएगी। तो इसमें जो इसका रेशियो बनेगा वो क्या बनेगा, लैटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लैटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो ये हमारे पास, इसको सिग्मा से, स्मॉल सिग्मा से डिनोट कर देते हैं। तो चेंज इन डेल्टा डी अपॉन डेल्टा डी, मतलब डायामीटर में चेंज अपॉन ओरिजिनल डायामीटर, चेंज इन डायामीटर ऑफ दिस लेंथ, जो इसका लेंथ का डायामीटर होगा, जो इसका रेडियस होगा, उसमें जो चेंजेस आएंगे, अपॉन जो ओरिजिनल एरिया होगा उसका चेंज, अपॉन डेल्टा एल अपॉन क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा पॉइजन्स रेशियो। पॉइजन्स रेशियो में लेंथ बढ़ने पर रेडियस क्या करता है, घटता है, और ये किसका रेशियो है, लैटरल स्ट्रेन का और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का। इतनी बात समझ पा रहे होगे। अब हम लोग बेटा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो पहला जो हमारे पास क्वेश्चन आएगा वो क्या है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी विच रिलेट्स स्ट्रेस एंड स्ट्रेन इन लेंथ। लेंथ में क्या होता था कि जब हमने डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया और इसमें इसकी लेंथ में क्या आ गया, चेंज आ गया, कितना, डेल्टा एल, कितना फोर्स लगाने से, एफ फोर्स लगाने से। तो कौन सा फोर्स हमारे पास आता था, यंग मॉडुलस, एफ अपॉन ए डेल्टा एल अपॉन एल, ये ऊपर चला जाएगा तो एफ इजुकल टू कितना हो जाएगा, बाई इजुकल टू एफ एल अपॉन ए इंटू डेल्टा एल। तो ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा, यंग मॉडुलस का। ये हमारे पास राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी, बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा क्या हो जाएगा, द एसआई यूनिट ऑफ स्ट्रेस, स्ट्रेस का एसआई यूनिट, स्ट्रेस का फॉर्मूला लिख लो जल्दी से, कितना हो जाएगा, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, और एरिया का क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। कितना यूनिट हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। डायमेंशन की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, एम एल टी की पावर -2, और एरिया जब ऊपर जाएगा तो एल कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो इसका डायमेंशन कितना हो जाएगा, एम, इसकी पावर प्लस का 1, इसकी पावर माइनस का 1, ये कितना हो जाएगा, एल की पावर -1 और टी की पावर -2। तो ये इसका डायमेंशन कितना हो जाएगा, एम एल की पावर -1 टी की पावर -2। डायमेंशन को अपने आप फट से निकाला करेंगे। तो एसआई यूनिट ऑफ स्ट्रेस कितना हो जाएगा, एसआई यूनिट ऑफ स्ट्रेस कितना हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर होगा बेटा, या हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं, पास्कल। पास्कल किसका यूनिट होता है, दाव का। ये किसका यूनिट होता है, दाव का। तो वैसे अभी हम लोगों ने देखा था कि प्रेशर इज इक्वल टू कितना होता है, फोर्स अपॉन एरिया, वो भी कितना होता है, न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। तो इसको हम लोग प्रेशर की फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, पास्कल। तो इसका जो यूनिट आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, पास्कल आ जाएगा, क्योंकि पास्कल किसका यूनिट है, प्रेशर का यूनिट है। और जो स्ट्रेस है उसकी यूनिट किसके इक्वल है, प्रेशर के। तो जो प्रेशर की यूनिट होगी वही क्या हो जाएगी, हमारी स्ट्रेस की यूनिट हो जाएगी, वो हमारे पास पास्कल। अगर जो ऑप्शन में दे रखा है तो पास्कल लगाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्केलर क्वांटिटी, इसमें से स्केलर क्या है। अब देखो स्ट्रेस कैसी क्वांटिटी हो गई, स्ट्रेस तो हमारी हो गई टेंसर क्वांटिटी, जो हम लोग एडवांस फिजिक्स में पढ़ते हैं। स्ट्रेन क्या है, स्ट्रेन के पास तो कोई डायमेंशन ही नहीं है,
ये कैसी है, डायमेंशन लेस है, डायमेंशन ये हमारे पास क्या आ जाएगी, डायमेंशन लेस है। तो इसकी भी क्वांटिटी को फोर्स क्या है, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स क्या है, इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इसको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही चाहिए होते हैं। वेक्टर मतलब सदिश राशि है। ये कैसी राशि है, बल हमारा जो है वो कैसी राशि है, बल एक सदिश राशि है। प्रेशर अभी हम लोगों ने देखा था, प्रेशर यानी दाव जो है हमारा, जो दाव होता है वो कैसी राशि है, ये दाव जो है वो एक स्केलर है। ये कैसी क्वांटिटी है, एक अदिश राशि है। ये कैसी राशि है बेटा, एक अदिश राशि है। तो इसमें क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी कौन होगा, तो प्रेशर यानी डी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इस डिटेल के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा देखते हैं हम लोग, व्हेन अ वायर इज स्ट्रेच्ड द रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप्ड इज ड्यू टू, जो हम लोग वायर को स्ट्रेच करते हैं, स्प्रिंग को हम लोगों ने फोर्स लगाया और वो खिंच गया, तो उसमें जो रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो जाएगा, अभी हम लोगों ने डिस्कस की थी इलास्टिसिटी, जब हमने डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया तो ये क्या करेगा, शेप और साइज को डिफॉर्मिंग फोर्स क्या कर देगा, जो विरूपण बल है वो फोर्स इसके शेप साइज को, आकार और आकृति को क्या कर देगा, चेंज कर देगा। लेकिन जैसे ही इसको हटाएंगे फिर से अपनी पोजीशन को रिगेन कर लेगा, फिर से अपनी उसी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा, अपने पुराने आकार और आकृति में आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, जब तक ये इसकी आकार और आकृति चेंज थी, ये बराबर एक हमारे विपरीत बल लगा रहा था जिससे कि अपने आकार और आकृति को फिर से रिगेन कर सके। तो ये किसका नेचर आएगा, ये इलास्टिसिटी का नेचर है। जैसे ही हम फोर्स को हटाएंगे वो फिर से अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा, ओरिजिनल शेप और साइज में आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। द स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड इन अ बॉडी इज, जो स्ट्रेन है वो कैसी है, डायमेंशन लेस है, हैज यूनिट ऑफ मीटर पर मीटर, वेक्टर क्वांटिटी तो नहीं है, ठीक है, इक्वल टू फोर्स के भी बराबर नहीं है, और हैज यूनिट ऑफ मीटर पर मीटर का यूनिट का मतलब लेने का क्या बनता है, ठीक है, ऐसा थोड़ी ना है कि जब हम लोग यूनिट लेंगे उसी यूनिट से इसको डिवाइड कर देंगे। तो ये कैसी राशि हो जाएगी, स्ट्रेन हमारे पास क्या हो जाएगी, डायमेंशन लेस हो जाएगी। इसको भी हम लोग कई बार डिस्कस कर चुके हैं। तो यूनिट ऑफ यंग मॉडुलस इन एसआई सिस्टम क्या हो जाएगा, यंग मॉडुलस हमारे पास बेटा कितना होता है, एफ एल अपॉन ए इंटू डेल्टा एल। तो बाई इज इक्वल टू फोर्स का यूनिट न्यूटन और ये मीटर, अपॉन एरिया कितना हो जाएगा, मीटर स्क्वायर, और डेल्टा एम क्या हो जाएगा, एम। अब ऐसा इसका यूनिट कितना हो जाएगा, एम हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि डेल्टा एल मतलब लेंथ में चेंज कर दिया तो उसका यूनिट चेंज हो जाएगा, यूनिट वही रहेगा, है ना। चेंज करके क्या में मेजर आप करेंगे तो लेंथ ही, ऐसा नहीं कि लेंथ को चेंज किया तो वो वॉल्यूम बन गया या फिर एरिया बन गया, है ना। तो यहां से मीटर कैंसिल आउट करेंगे तो इसका यूनिट कितना हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बेटा है हमारे पास, व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड टू अ फ्लूइड the decrease in volume per unit volume is, और जब किसी द्रव पर दाब डाला जाता है तब आयतन में प्रति इकाई आयतन की कमी को क्या कहते हैं। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, जो बल्क मॉडुलस हमारे पास होता है वो क्या होता है, टेंजेंशियल स्ट्रेन क्या हो जाता है, टेंजेंशियल स्ट्रेस अपॉन क्या हो जाएगा, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो किसमें चेंज हो रहा है, वॉल्यूम में चेंज हो रहा है। और इसका जो फॉर्मूला हम लोगों ने निकाला था, तो एफ अपॉन ए डेल्टा वी अपॉन क्या करेंगे, वी को ऊपर लेके जाएंगे, तो स्मॉल के इज इक्वल टू एफ वी अपॉन ए इंटू डेल्टा वी, वो भी माइनस के साथ। इसकी इकाई पर यूनिट वॉल्यूम में क्या हो जाता है, चेंजेस आ जाते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, बल्क स्ट्रेन, ठीक है। द प्रेशर इज अप्लाइड टू अ फ्लूइड, द डिक्रीज इन वॉल्यूम, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये किस तरह की विकृति होगी, ये हो जाएगा हमारे पास बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस में क्या होगा, वॉल्यूम में चेंज होगा, यंग में क्या होगा, लेंथ में चेंज होगा, और शेयर में क्या होगा, एंगल में चेंज होगा। तो इसमें राइट ऑप्शन हमारे पास क्या आ जाएगा, ए ऑप्शन आ जाएगा। द रीजन बिहाइंड द राइज ऑफ लिक्विड इन अ कैपिलरी ट्यूब, कैपिलरी ट्यूब्स क्या होती हैं बेटा, आपने बहुत ये पढ़ा होगा लिक्विड वाले चैप्टर में। ये बहुत ही बारीक, जैसे हमारे खेतों में क्या होता है,
जो हम लोग जुताई करते हैं उसमें क्या होता है, बहुत कैपिलरीज बन जाती हैं। तो जब पानी की भराई होती है तो कैपिलरीज के थ्रू पानी क्या करता है, ऊपर की तरफ बढ़ता है। ऐसे ही जब आप किसी पौधे में पानी देते हैं तो धीरे धीरे पानी क्या करता है, कैपिलरी की थ्योरम पे, या हम ये बोल सकते हैं कि सरफेस में क्या, वाटर की सरफेस पे क्या होता है, टेंशन होता है। कैसा टेंशन होता है, जैसे एक स्थिर पानी है उस पर आप अपनी हथेली को ऐसा रखिए और धीरे से उठाइए तो आपको क्या लगेगा, एक मैग्नेट जैसा फोर्स महसूस होगा। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सरफेस टेंशन। तो कैपिलरी में क्या होता है, सरफेस टेंशन। और इसमें जो रीजन बिहाइंड द राइज ऑफ लिक्विड इन अ कैपिलरी, वो किसकी वजह से होता है, सरफेस टेंशन की वजह से होता है। और हमेशा लिक्विड की जो सरफेस है वो मिनिमम एरिया में अपने आप को लाने की कोशिश करती रहती है। जैसे ये टी शर्ट है या अपनी कोई शर्ट को आप वाटर में डिप करते होंगे तो क्या हो जाती है, काफी ज्यादा उसका एरिया कम हो जाता है ना। तो ऐसी प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड जो हमेशा अपनी एरिया को मिनिमाइज, कम से कम करने की कोशिश करती रहती, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, सरफेस टेंशन। और इसका फॉर्मूला जो होता है, सरफेस जो टेंशन होती है वो होती है हमारी फोर्स पर यूनिट लेंथ। वो कितनी होती है, सरफेस टेंशन जो होगी वो कितनी हो जाती है, फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारे पास, अ लिक्विड बेट विल बेट अ सॉलिड सरफेस व्हेन। अब देखो बेटा, कोएसिव असंजन बल और आसंजन बल क्या होते हैं, कोएसिव और एडहेसिव फोर्स क्या होते हैं। अगर मतलब क्या है, ऐसे सब्सटेंस के मॉलिक्यूल लें, सेम सब्सटेंस कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, सेम सब्सटेंस, और उनके मॉलिक्यूल्स, सब सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होना चाहिए, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है। क्या लग रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है। तो इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, कोएसिव फोर्स बोलते हैं। कौन सा फोर्स बोलते हैं, ये बोलते हैं कोएसिव फोर्स, जिसको हम लोग बोलते हैं असंजन बल। ठीक है। और अगर सब्सटेंस कैसा है, इफ द सब्सटेंस इज डिफरेंट जो सब्सटेंस होता है उसके मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो लगता है, फोर्स ऑफ क्या लगता है, अट्रैक्शन जो लगता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एडहेसिव फोर्स बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, एडहेसिव। इसको डिफरेंट वाले को क्या बोलेंगे, एडहेसिव फोर्स बोलेंगे। तो जब एडहेसिव फोर्स क्या होता है, ग्रेटर देन होता है कोएसिव फोर्स से, तो सरफेस, मतलब अगर हम ग्लास में, एक कांच के ग्लास है, पानी को लें और पानी क्या करता है, ग्लास की, कांच की बनी हुई सरफेस को भिगो देता है, तो इसका मतलब क्या है, एडहेसिव फोर्स। पानी के मॉलिक्यूल्स अलग होंगे, पानी एक अलग सब्सटेंस हो गया और ग्लास क्या हो गया, कांच एक अलग सब्सटेंस हो गया। तो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वही क्या होगा, इनके मॉलिक्यूल्स के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या कहलाएगा, एडहेसिव फोर्स। तो अगर ये भिगो देता है तो यहां पर एडहेसिव फोर्स क्या होगा, कोएसिव फोर्स से ज्यादा होगा। तभी उस कंडीशन में जो वॉल ऑफ ग्लास होगा वो भीग जाएगा, बेट हो जाएगा। इसका राइट जो ऑप्शन हो जाएगा वो एडहेसिव फोर्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास बेटा, द टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ स्मॉल स्फीयर थ्रू अ विस्कस फ्लूइड डिपेंड्स ऑन। शांत द्रव में गिरती एक छोटी गेंद की अंतिम वेग किस पर निर्भर करती है। देखो बेटा, जैसे ये कोई बॉल है, स्फेरिकल बॉल हमने ले लिया, सॉलिड स्फीयर ले लिया, और ये पानी में गिर रहा है नीचे में। जैसे ये इसका डेंसिटी मैंने मान लिया सिग्मा है, और सॉरी इसका जो डेंसिटी मैंने माना है वो कितना है, रो है, और ये एक लिक्विड में नीचे की तरफ गिर रहा है। तो इस पे क्या लगेगा, एक अपथ्रस्ट फोर्स लगेगा और एक स्टोक्स फोर्स लगता है। स्टोक्स फोर्स कौन से होते हैं, स्टोक्स फोर्स वो फोर्स होते हैं जो कहां पे लगते हैं, स्टोक्स फोर्स जब कोई स्फीयर, जब कोई स्फेरिकल बॉडी पानी में गिर रही होती है तो उस पे ऊपर की तरफ जो बल लगता है, ठीक है ना, जो उस पे रेजिस्टेंस वाला बल ऊपर की तरफ लगता है उसको हम लोग स्टोक्स फोर्स बोलते हैं। तो जब कोई बॉल पानी में गिरेगी, ये वाटर में गिरेगी, जिसका डेंसिटी कितना है, जिसका डेंसिटी कितना है, सिग्मा है, और ये सॉलिड जो इसमें गिर रहा है इसका डेंसिटी कितना है, रो है। तो ये कितनी वेलोसिटी के साथ नीचे आएगा उसको लेकर के एक फॉर्मूला होता है, 2/9 r स्क्वायर रो माइनस सिग्मा इंटू g अपॉन ईटा। तो ये किस कंडीशन में आएगा,
इनवर्सली ऑफ रेडियस, इनवर्सली ऑफ ऑन विस्कोसिटी। तो ये देखो वेलोसिटी किसके इनवर्सली आ रही है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रही है विस्कोसिटी। ईटा को हम लोग इसको बेटा ईटा बोला जाता है, और ईटा क्या होता है, विस्कोसिटी। विस्कोसिटी क्या है, थोड़ा सा एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। जैसे किसी वाटर को लीजिए और इसमें रॉड डाल के इस वाटर को मूव कराइए, कुछ देर बाद आप देखेंगे वाटर क्या आ जाता है, रेस्ट पोजीशन में आ जाता है। इसका मतलब साइंटिस्ट ने बोला कि जो वाटर की लेयर्स हैं उनके बीच में एक रेजिस्टेंस काम कर रहा था, जो धीरे धीरे फ्रिक्शन की तरह काम कर रहा था, और वो फ्रिक्शन फोर्स आने वाली वाटर की जो दूसरी लेयर थी उन पे क्या लगा रहा था, फोर्स लगा रहा था, किसकी तरफ, अपोजिट डायरेक्शन में। उस फ्रिक्शन फोर्स ने धीरे धीरे पानी को क्या कर दिया, धीरे धीरे एकदम शांत कर दिया। तो ऐसी प्रॉपर्टी जो वाटर में एक फ्रिक्शन की तरह काम करती है, उनकी लेयर्स के बीच में एक फ्रिक्शन की तरह काम करती है, उसको हम लोग बोलते हैं ईटा। और ऐसा कोई फ्लूइड नहीं है, ऐसा कोई द्रव नहीं है जिसमें विस्कोसिटी नहीं होती हो। तो इसमें क्या आ जाएगा, जो टर्मिनल वेलोसिटी होगी वो हमारी किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी, विस्कोसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी। तो राइट ऑप्शन हमारे पास बी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, सरफेस टेंशन ऑफ अ लिक्विड इज डिफाइंड एज। हम लोगों ने देखा था कि जो सरफेस टेंशन है वाटर की, जो सरफेस है, सरफेस टेंशन, तो वो किसके इक्वल होती है, सरफेस टेंशन होती है फोर्स पर यूनिट लेंथ के, है ना। तो जो सरफेस टेंशन है वो किसके इक्वल होती है, फोर्स पर यूनिट लेंथ के। और सरफेस एनर्जी जो है, सरफेस एनर्जी जो है बेटा वो क्या होता है, ये होती है वर्क अपॉन इंक्रीज इन सरफेस एरिया, इंक्रीज इन सरफेस एरिया, इंक्रीज इन सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया में जो इंक्रीज होगा, वर्क करने पे जो सरफेस एरिया इंक्रीज कर जाएगी, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सरफेस एनर्जी। और सरफेस टेंशन हमारी क्या हो जाएगी, फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो जो फोर्स पर यूनिट मास ये तो नहीं हो सकता है, फोर्स पर यूनिट एरिया भी नहीं हो सकता है, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ जो होगा वो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बेटा देखते हैं, वो क्या हो जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट एसआई यूनिट ऑफ विस्कोसिटी। इनमें से विस्कोसिटी का यूनिट क्या है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले फॉर्मूला निकालना पड़ेगा विस्कोसिटी का। विस्कोसिटी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि जो फ्रिक्शन फोर्स लगता है वाटर की लेयर्स के बीच में, जो उसकी गति को, उसकी वेलोसिटी को क्या करता है, कम कर देता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विस्कोसिटी बोलते हैं। अब जैसे आप हनी यानी आप शहद को लीजिए तो उसका विस्कोसिटी क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। वाटर है वो थोड़ा सा घूम जाता है तो उसका विस्कोसिटी क्या होगा, कम होगा, है ना। तो विस्कोसिटी क्या है, जो लिक्विड की, जो किसी फ्लूइड की लेयर्स के बीच में फ्रिक्शन की तरह काम करता है, उस फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, विस्कोसिटी बोलते हैं। और इसका जो फॉर्मूला होता है माइनस का ईटा ए डीवी अपॉन क्या होता है, डीएक्स होता है। कितना होता है, ईटा ए डीवी अपॉन डीएक्स। मतलब ये वाटर की दो लेयर्स हैं, एक v वेलोसिटी से जा रही है और दूसरी कितनी वेलोसिटी से जा रही है, v प्लस डेल्टा v से, जिसका एरिया क्या है, a है ना। और इसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, x, और इसने डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करी, डेल्टा x। तो इनके बीच में, अब लेयर्स के बीच में जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रहा होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, फ्रिक्शनल फोर्स। और वो हमारा क्या हो जाएगा, विस्कोसिटी हो जाएगा। और कितना लग रहा है, कौन पैरामीटर डिसाइड कर रहा है, वो क्या कर रहा है, ईटा कर रहा है। तो ईटा ऐसा कांस्टेंट है जो हमें बता रहा है कि विस्कोसिटी कितना लग रहा है। अब हमसे बोला गया है कि इसका यूनिट क्या होगा, तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स में निकालते थे, तो इसको रीअरेंज कर लेते हैं। तो कितना हो जाएगा, F इंटू कितना हो जाएगा, dx अपॉन में ये क्वांटिटी इधर आ जाएगी, a इंटू dv दैट इज इक्वल टू ईटा। इधर देखो बेटा, हम इसको इधर ले आए, मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई में है तो कहां आ जाएगा, डिवीजन में। अब फोर्स का यूनिट कितना होता है, न्यूटन, डिस्टेंस का कितना होता है, मीटर, और एरिया का कितना होता है, मीटर स्क्वायर, और वेलोसिटी का क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। तो ये हो गया हमारा ईटा के इक्वल हो गया। अब देखो मीटर से मीटर को क्या कर दें, कैंसिल आउट कर दें, ये क्या आ जाएगा, न्यूटन सेकेंड, और क्या नीचे क्या बचा, मीटर स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज द डायमेंशनल सॉरी यूनिट ऑफ ईटा। ये ईटा का क्या हो गया, यूनिट हो गया। तो हमारे पास क्या आया, न्यूटन, पास्कल तो होगा नहीं, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, यही हमारे पास क्या है, यूनिट।
चलो लगे हाथ में इसका डायमेंशन भी निकाल लेते हैं। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, न्यूटन का क्या होता है mL⁻², और टाइम का क्या होगा t, मीटर का कितना हो जाएगा L, और L पे स्क्वायर लगा हुआ है, L पे क्या लगा हुआ है, मीटर पे स्क्वायर लगा हुआ है। तो अब इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा mL और t⁻², और t की पावर कितना है यहाँ पर 1, तो कितना हो जाएगा t⁻1 अपॉन L², और L जब ऊपर जाएगा तो डायमेंशनल फॉर्मूला फिर कन्वर्ट हो जाएगा mL⁻1, और यहाँ पर जो L होगा उसकी पावर कितना हो जाएगा -2, तो डायमेंशन जो होगा हमारा कितना हो जाएगा mL⁻1 और t⁻1। तो ये हमारे पास डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाएगा, ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा देखते हैं, द राइज और फॉल ऑफ लिक्विड इन अ कैपिलरी ट्यूब इज गिवन बाय, किसकी वजह से राइज और फॉल दिया जाएगा, जो कैपिलरी में कोशिका नली में द्रव के ऊपर उठने या नीचे करने का कौन दर्शाता है, तो ये हमारे पास क्या होगा, ये देखो हाइट ऑफ कैपिलरी राइज, हाइट ऑफ कैपिलरी, एक एसेंट फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, एसेंट फॉर्मूला। तो एसेंट फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है बेटा, H is equal to 2t cos थीटा अपॉन r रो g। तो ये जो होता है हमारा, इसको हम लोग बोलते हैं एसेंट फॉर्मूला, और इसी को ज्यूरिन्स लॉ भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, ज्यूरिन्स लॉ बोलते हैं। ये पहली बार सुन रहे होंगे आप लोग, है ना, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ज्यूरिन्स लॉ बोलते हैं। तो ये जो इसका राइज और फॉल लिक्विड का है वो कैपिलरी का, किस पे डिपेंड करेगा, एसेंट फॉर्मूला या फिर ज्यूरिन्स लॉ पे डिपेंड करेगा। क्लियर। तो कुछ चीजें एकदम नई से आती है, इसीलिए आपको बहुत अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट को समझना है, फिर उनके बाद आगे बढ़ना है। तो विच क्वांटिटी डज नॉट चेंज विद शेप, कौन सी ऐसी क्वांटिटी है जो शेप के साथ चेंज नहीं होती है, मास। मास क्या होगा, अगर पेन ये आपका कितना है, हम लोगों ने ग्रेविटेशन वाले में भी डिस्कस किया था, मास एक ऐसी क्वांटिटी है जिसको आप यूनिवर्स के किसी कोने पे लेके जाएंगे तो वो चेंज नहीं होने वाली है। तो यहां पर क्या हो जाएगा हमारे पास, मास करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट स्ट्रेन इज करेक्ट। तो स्ट्रेन इज ऑलवेज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर तो है ही नहीं, ये तो क्वांटिटी ही नहीं है, सदी से आधी राज तो डायमेंशन लेस ही है। स्ट्रेन हैज द सेम यूनिट एज स्ट्रेस, स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस और प्रेशर का सेम होता है यूनिट। स्ट्रेन इज रेशियो एंड डायमेंशन लेस, स्ट्रेन इंक्रीज विद डिक्रीज इन स्ट्रेस, स्ट्रेस और स्ट्रेन ऐसा कुछ नहीं है। तो हमारे पास जिसका राइट ऑप्शन आ जाएगा, ये कैसी क्वांटिटी है, देखो डायमेंशन लेस तो हमें पता ही था, और ये क्या है, रेशियो है किसका, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ का। अगर हम केवल लेंथ की बात करें तो यहां से हम आइडिया लगा सकते हैं कि जो स्ट्रेन होगा वो रेशियो और डायमेंशन लेस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी डिपेंड्स ऑन, किस किस पे डिपेंड करता है, तो जो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है वो किस पे डिपेंड करेगा, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी देखो कितना था, F इंटू dx अपॉन a इंटू dv, यानी ये किस पे चेंज करेगा, नेचर ऑफ फ्लूइड पे डिपेंड करेगा और टेम्परेचर पे। अगर हम हनी को और थोड़ा सा वाटर का टेम्परेचर बढ़ा दें, उबाल दें, तो उसका विस्कोसिटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, है ना। तो यहां से हम देख सकते हैं कि जो नेचर ऑफ फ्लूइड है और आपका टेम्परेचर है, द्रव की प्रकृति और टेम्परेचर पे विस्कोसिटी क्या करती है, डिपेंड करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा है हमारे पास, जो पॉइसोइल का है फॉर्मूला वो क्या होगा, तो वो किस पे, पॉइसोइल का फॉर्मूला आपने देखा होगा, ये वॉल्यूम से रिलेटेड है। जैसे आपने कोई रॉड ली जिसकी लेंथ कितनी है, L है, और इसका रेडियस कितना है, R है, तो इसका जो वॉल्यूम होगा वो कितना होगा, Kp। अगर हम प्रेशर डिफरेंस को कांस्टेंट रख लेते हैं, इसका प्रेशर और P1 P2 क्या है, तो ये R की पावर 4 अपॉन कितना हो जाएगा, एटा हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे हमसे जो पूछा गया है वो क्या पूछा गया है, पॉइसनलीज लॉ अप्लाइड टू, किस पे, किस तरह के लिक्विड पे अप्लाई किया जाता है। तो टर्बुलेंट फ्लो क्या होते हैं बेटा, जो अशांत प्रवाह है, मतलब अब नाम से ही लग रहा है अशांत प्रवाह, जहां पर वेलोसिटी स्टडी नहीं हो, मतलब एक समान रूप से वाटर फ्लो नहीं हो रहा हो। दूसरा कंप्रेसिबल फ्लूइड, जिस फ्लूइड को क्या किया गया हो, जिस द्रव को कंप्रेस कर दिया। अब जब कंप्रेस कर दिया तो सारे मॉलिक्यूल क्या करेंगे, रैंडम मूव करेंगे, तो वहां पर भी स्टडी नहीं हो सकता है। इनकंप्रेसिबल विस्कस फ्लूइड, यही हमारा राइट ऑप्शन है। जो इनकंप्रेसिबल विस्कस फ्लूइड है वो जब एक नली में फ्लो होता है तो वहां पर क्या होता है, जहां पे प्रेशर डिफरेंस हमारा रहेगा
और रेडियस, और ये इसका क्या है, लेंथ। तो ये वॉल्यूम होता है, प्रेशर पी आर की पावर 4 अपॉन नीटा। तो ये हमारे पास जो आएगा वो किसके लिए आ जाएगा, इनकंप्रेसिबल विस्कस फ्लूइड के लिए आ जाएगा। तो जो सेकेंड होगा वो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इलास्टिक, इनमें से सबसे ज्यादा इलास्टिक है इन बाकी मटेरियल की कंपेयर में, क्योंकि ग्लास और रबर पे क्या होगा, जैसे ही हम फोर्स लगाएंगे ये ब्रेक कर जाएंगे, प्लास्टिक के नेचर की तरह बिहेव करेंगे। A liquid with high surface tension will form spherical drops, evaporate quickly, जल्दी वाष्पीकृत हो जाएगा, flow faster, slow, lower capillary rise। तो इसमें जो हमारे पास राइट ऑप्शन हो, जब भी सरफेस टेंशन ज्यादा होगा तो जो शेप होगा वो किस तरह का हो जाएगा, स्फेरिकल हो जाएगा। बेटा कैसा शेप हो जाएगा हमारे पास, फॉर्म्स स्फेरिकल ड्रॉप्स। तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा हमारे पास वो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है बेटा, स्टोक्स लॉ इज यूज्ड टू डिटरमाइन। स्टोक्स लॉ मतलब अगर हम एक स्फेरिकल बॉल को लें और इसको किसी लिक्विड में ड्रॉप करें, ठीक है, जिसका रेडियस कितना है, आर है, जिसका रेडियस कितना है, आर है, तो इस पे एक विस्कस फोर्स ऊपर की तरफ वर्क करता है, जिसका फॉर्मूला होता है 6 पाई एटा आर इंटू बी। अगर बी वेलोसिटी के साथ ये नीचे आ रहा है तो इस पे एक ऊपर की तरफ विस्कस फोर्स काम करता है, फोर्स, वो हमारे पास कितना हो जाएगा, 6 पाई ईटा आर इंटू बी हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा, विस्कस फोर्स ऑन द मूविंग स्फीयर, जो स्फीयर मूव कर रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो उस पे जो विस्कस फोर्स लग रहा है वो हमारा क्या होता है, स्टोक्स लॉ होता है, स्टोक्स फॉर्मूला है ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा देखते हैं हम लोग, विच फैक्टर अफेक्ट्स द टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इन अ विस्कस मीडियम। तो इसमें देखो हमारे पास क्या क्या आ जाएगा, हम लोगों ने अभी टर्मिनल वेलोसिटी को लिया था, तो हमारे पास कितना फॉर्मूला था, 2/9 आर स्क्वायर रो माइनस सिग्मा इंटू जी अपॉन कितना हो जाएगा, ईटा हो जाएगा। तो ये देखो, शेप ऑफ कंटेनर, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, टेम्परेचर ऑफ एयर, तो ये किस किस पे डिपेंड कर रहा है हमारा, ये किस पे डिपेंड करेगा, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, यानी डेंसिटीज पे तो डिपेंड कर रहा है, बाकी किसी फैक्टर पे डिपेंड नहीं कर रहा है। टेम्परेचर, वायु का तापमान से कोई लेना देना नहीं है। मास ऑफ फ्लूइड, मास तो इसमें आ ही नहीं रहा है, तो हमारे पास क्या आ रहा है, डेंसिटीज ही आ रही हैं इस फॉर्मूले में। तो हम लोग इसमें कौन सा ऑप्शन लगा देंगे, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट आंसर क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा है हमारे पास, द इलास्टिसिटी ऑफ अ मटेरियल इज मेजर्ड बाय। जो किसी की इलास्टिसिटी है वो किससे मेजर की जाती है, हुक्स लॉ से, यंग मॉडुलस से, विस्कोसिटी से, या फिर पॉइजन्स रेशियो से। तो इलास्टिसिटी ऑफ अ मटेरियल इज मेजर्ड बाय, इलास्टिसिटी को कौन मेजर करता है हमारे पास, यंग मॉडुलस क्या करेगा, इलास्टिसिटी को मेजर करते हैं, इसीलिए इलास्टिसिटी सबसे ज्यादा हम लोग किसका देखते हैं, स्टील का, है ना। तो इलास्टिसिटी के लिए हमारे पास जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या आ जाएगा, यंग मॉडुलस आ जाएगा। क्लियर है बेटा। जो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है वो कौन सा है, ये है हमारे पास, द रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया इज नोन एज। रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया क्या होता है, ये हमारे पास होता है स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या है, रीस्टोरिंग फोर्स, स्ट्रेस इज इक्वल टू कितना है हमारे पास, स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। तो ये हमारे पास राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, स्ट्रेस इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास जो क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज डायमेंशनली द सेम। अब देखो बेटा, हम लोग शुरू से ही बात कर रहे हैं कि स्ट्रेस और प्रेशर क्या है हमारे पास, दोनों का ही यूनिट क्या है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इसीलिए इन दोनों का ही डायमेंशन क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द लिक्विड एंड सॉलिड इज एक्यूट। एक्यूट मतलब क्या होता है, लेस देन 90। एक्यूट एंगल क्या होता है हमारे पास, लेस देन 90 से क्या होना चाहिए, लेस होना चाहिए। ये तो ग्रेटर हो गया, लेस देन 90 एक्यूट एंगल। और अगर 90 to 180 है तो ये क्या होता है, ऑब्ट्यूज एंगल। तो जब एक्यूट एंगल होगा तो उसमें क्या होगा हमारे पास, इसमें क्या होगा, जब द्रव और ठोस के बीच संपर्क कोण तीव्र होता है तब क्या होगा, एडिशन जो होता है वो क्या होगा, क्वाइसन से ज्यादा होगा। इस कंडीशन में तो वाटर क्या कर देगा, सरफेस को बेट कर देगा, और बाकी अगर 90 to 180 है तो वाटर सरफेस को बेट नहीं कर पाएगा। तो हमारे पास जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा,
बी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बाकी के जो लिक्विड से और भी कई रिलेटेड जो थ्योरीज हैं, इसमें तो दोनों को मिक्स कर लिया था हमने, तो सेपरेटली भी एक फ्लूइड से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन की सीरीज सॉल्व करेंगे नेक्स्ट टर्म पे। तो इसीलिए आपने अगर इस चैनल को अभी तक हमारे जीडीसी नर्सिंग क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, तो प्लीज कीजिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सीरीज हम लोग लेकर के आए हैं सीनेट एंट्रेंस एग्जाम के लिए। तो ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करके हम लोग का और हौसला बढ़ाइए, ताकि हम और एनर्जी के साथ आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट डिलीवर कर पाए। तो आप तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, नेक्स्ट सीरीज में हम लोग फिर आएंगे। थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच।